गाजा शहर पर इजरायली बमबारी के बाद फिलिस्तीनी लोग अल मवासी में अज्ञात स्थान पर भाग रहे हैं। भारी बमबारी के कारण वहां के लोगों को अब दूर जाना पड़ रहा है। इजराइल की तरफ से गाजा शहर पर अंधाधुंध बमबारी के कारण हर दिन हजारों फिलिस्तीनी जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जिसका उन्हें अता पता नहीं है, जिसमें प्रतिदिन दर्जनों लोग मारे भी जा रहे हैं। साथ ही परिवारों को दक्षिण की ओर पलायन करना पड़ रहा है। ये एक दो लोग नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में परिवारों को दक्षिण की ओर जाना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा के अनुसार शनिवार को 6,000 से अधिक लोगों को घेरे हुए शहर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इजरायली सेना ने क्षेत्र में लगातार बमबारी जारी रखी थी। इस वजह से उनको वो जगह को छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। वहीं बात करें वर्तमान में शहर में लगभग 900,000 फिलिस्तीनी बचे हुए हैं, लेकिन ये संख्या तेजी से घट रही है। दक्षिण की ओर भाग रहे एक फिलिस्तीनी खलील मटर ने कहा, हम चलते रहते हैं, हमारे साथ बीमार लोग हैं और हमें पता नहीं है कि कहां जाएं। कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। जो लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं उनमें से कई लोग इजरायली सेना की धमकी के कारण अल मवासी शिविर की ओर जा रहे हैं, जहां की स्थिति हाल के बड़े पैमाने पर विस्थापन से पहले भी बहुत खराब है, भीड़ भाड़ वाली और संसाधनों की कमी वाली बताई गई है। अल मवासी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जो तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद अक्सर इजरायली हमलों का शिकार होता रहता है। वहां नए आगमन वाले लोगों जो वहां पे नए जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को अपने तंबू लगाने के लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष पड़ना पड़ता है। मतलब कि ये समझिए कि वहां इतनी भीड़ भाड़ है कि वहां अगर कोई नया परिवार भी आता है, नए लोग भी आते हैं, तो वहां अपना तंबू लगाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े। वहां की जगह की इतनी कमी है, तो सोचिए जगह की कमी है, तंबू लगाने की जगह नहीं मिले तो रहेंगे कहां से, खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से, और बीमार हैं तो बीमारी दूर कैसे होगी। आगे बात करें, अकाल हमें भी निगल रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, जी हाँ, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये गाजा के लोगों का कहना है कि अकाल हमें निगलता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, क्योंकि वहां के लोग को परेशान किया हुआ है। वहां के लोग परेशान हैं, हताश हैं, बेहाल हैं। खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है। अल नवासी से रिपोर्टिंग करते हुए अल जजीरा के हिंद खादरी ने कहा, वहां का दृश्य यानी नज़ारा ऐसा है कि बहुत अराजक था, क्योंकि अधिक से ज़्यादा परिवार वहां पहुंच रहे थे और उन्होंने अपना सामान सड़क के किनारे रख दिया था। वहीं एक फिलिस्तीनी ने खुदारी को बताया कि लगभग पूरे एक सप्ताह से हम अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मेरा एक बड़ा परिवार है जिसमें मेरे बच्चे, मेरी माँ और मेरी दादी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि ना केवल मिसाइलें हमारे सिर पर गिर रही हैं, बल्कि अकाल भी हमें खाता जा रहा है, निगल रहा है। उस व्यक्ति ने आगे बताया कि 2 साल तक इस्तेमाल के बाद उसके परिवार का तंबू उपयोग के लिए लायक ही नहीं रहा। मतलब अब उसके परिवार के पास तंबू खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए वो सड़क किनारे रह रहा है। विस्थापन उतना ही दर्दनाक है जितना शरीर से आत्मा को निकाल देना। सोचिए, ऐसी स्थिति है वहां पे। हमें नहीं पता कि वहां शरण लें या ना लें। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने परिवार को अज्ञात में ले जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि वो अपने परिवार को एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां का ना अता है ना पता है, जहां का ये भी मालूम नहीं कि वहां उनको रहने की जगह मिलेगी, खाने को खाना मिलेगा, सोने को सुकून से जगह मिलेगी या नहीं। बस वो चले जा रहे हैं। अल मवासी से बात करते हुए विस्थापित पत्रकार अहमद अल नज़र ने कहा था कि शिविर सुरक्षित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, इसे सुरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ महीनों से रह रहे हैं और हमें निश्चित रूप से जानते हैं कि ये सुरक्षित नहीं है। मैं इसे सुरक्षित कैसे कह सकता हूं जब इजराइल ने इस सुरक्षित क्षेत्र के भीतर मेरी अपनी बहन को मार डाला बमबारी करके। अल नज़ार ने यह भी बताया कि जब उसकी नींद खुली तो उसने पास के एक तंबू में लोगों को जिंदा जलाए जाने की चीखें सुनी, जो कि वो भयानक आवाज थी जो उसने सुनी और दर्दनाक खौफनाक आवाज थी।
फराज औशौर, एक फिलिस्तीनी जिसने इजरायली हमले में अपने पैर खो दिए, उन लोगों में से एक है जो वापसी यात्रा पर विचार कर रहे हैं। औशौर ने कहा, मैं अल-मवासी गया लेकिन लागत बहुत अधिक थी। ये वही लोग हैं जो इस अल-मवासी जा रहे हैं, और अब अल-मवासी की ऐसी हालत है को देखकर ये लोग वही बता रहे हैं कि अल-मवासी जाना कितना खतरनाक हो सकता है। आगे बात करें, इजराइल के दोहा हमले के बाद कतर में अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन के लिए नेता इकट्ठा हुए। जी हाँ, इजराइल कभी यमन पे हमला कर रहा है, गाजा पे तो हमला कर ही रहा है, और कतर के अंदर मौजूद हमास के ऊपर भी हमला कर रहा है, जिसके बाद कतर में एक सम्मेलन स्थापित हुआ। क्षेत्र भर के नेता कतर की राजधानी में पिछले सप्ताह दोहा पर इजराइल के हमलों के औपचारिक जवाब पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। इजराइल ने कहा कि इन हमलों में हमास नेतृत्व को निशाना बनाया गया था और इसकी गूंज बंद पूर्व और उसके बाहर तक फैली थी। इजराइल ने यह मिसाइलें उस समय दागी जब हमास के सदस्य दोहा स्थित अपने कार्यालय में गाजा पर इजराइल के 2 साल से चल रहे नरसंहार जंग को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित समझौते पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह हमला इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार द्वारा एक दावे किए जाने के कुछ घंटे बाद हुआ, क्योंकि ये इजराइल ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत इजराइल द्वारा बंदी बनाए गए फिलिस्तीनी कैदियों और युद्ध विराम के बदले में गाजा में हमास द्वारा बंदी बनाए गए सभी 48 कैदियों को रिहा किया जाए। इस हमले में इजराइल ने 5 हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी को मार डाला। हालांकि इस हमले में हमास के उस नेतृत्व को भी मारा गया जिसे वो निशाना बना रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को सर्वसम्मति से इस हमले की निंदा की। वहीं कतर की प्रतिक्रिया क्या है, इस हमले को लेकर कि कतर क्या रिएक्शन कर रहा है, उस पर बात करते हैं। कतर ने अरब और इस्लामी देशों के नेताओं को बैठकों के लिए आमंत्रित किया, जिसका समापन सोमवार को आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन में होगा। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मजीद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने कतर समाचार एजेंसी को बताया कि शिखर सम्मेलन में इजरायली हमले पर एक मसौद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, जो इजरायली द्वारा किए गए राज्य आतंकवाद का एक और उदाहरण है। रविवार को विदेश मंत्रियों की बैठक में इस मसौदे पर काम किया जाएगा, जिससे इजरायली हमले की निंदा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्वर में वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी, जिन्होंने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि कतर इस हमले का सामूहिक जवाब देगा। यानी इजराइल ने जो कतर पे हमला किया था, तो ये कतर उसका सामूहिक जवाब देगा इजराइल पर हमला करके, जिसने पूरे क्षेत्र को, पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया। कतर लंबे समय से मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है तथा गाजा पर इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय एकता उत्पन्न पैदा करने के लिए भी काम कर रहा है कि इजराइल और गाजा में शांति वार्ता हो जाए, सीज फायर हो जाए। सोमवार को होने वाली बैठकों में ये फिलिस्तीनी समर्थक भावना और इजराइल के हमलों के प्रति विरोध को बढ़ावा देगा, जो पूरे इलाके में व्यक्त किया गया है। कौन भाग ले रहा है इस शिखर सम्मेलन में, इस पे बात करते हैं। इसमें 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन और 22 सदस्यीय अरब लीग के नेता भाग लेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के भाग लेने की पुष्टि हो गई है, यानी ईरान भी इस बैठक में भाग लेगा। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी इस बैठक में भाग लेंगे, ये भी पुष्टि हो गई। शनिवार को ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने इस्लामी सरकारों को चेतावनी जारी की और कहा कि उन्होंने केवल बयानों का सहारा लेने के बजाय इजराइल के पागलपन के खिलाफ एक संयुक्त ऑपरेशन कक्ष बनाना चाहिए। सोमवार को उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की पूरी सूची की पुष्टि अभी नहीं हुई है। शिखर सम्मेलन से क्या निकल सकता है,
इसको आने वाले शिखर सम्मेलन के बाद पता चलेगा। शिखर सम्मेलन में इजराइल के खिलाफ कड़े शब्दों के बयान दिए जाने की गारंटी है। नेतागण पूरे क्षेत्र में इजरायली आक्रामकता से निपटने के लिए संभावित तरीकों पर चर्चा भी करेंगे, जो कि जाहिर सी बात है। इजराइल ने ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन पर भी बमबारी की है, जबकि गाजा पर उसका नरसंहारी युद्ध और कब्जे वाली पश्चिमी तट पर सैन्य हमले लगातार जारी हैं। वहीं कतर और पड़ोसी देशों के प्राप्त सुरक्षा की भावना ध्वस्त हो गई है, पूरी तरह से बिगड़ गई, जिसके कारण वे अमेरिका के साथ नए सुरक्षा या रक्षा समझौते की तलाश कर सकते हैं, जो हथियार खरीदने से कहीं आगे तक जाएंगे। अब आने वाले शिखर सम्मेलन में क्या होगा, इस्लामिक देश क्या फैसला लेंगे, ये देखने लायक होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।